हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देंगे। क्या आप सब बढ़िया, मज़ेदार, मस्त, मज़े में? जल्दी एक विचारधारा। आइए, चलिए। अब आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध की। अरे यार, तकनीकें नहीं भाई, क्या लिखा है? टेलर वर्सेस फ्योल है, टेलर वर्सेस फ्योल है ना। डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर, ठीक है, ये तो हो गया है ना, तकनीक तो हो गया है अपना। ठीक है, ये होगा आज अपना डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। ठीक है, टेलर फ्यूल बनाम टेलर की तुलना। ठीक है, टेलर वर्सेस। आप लोग अगर नोट्स बनाओगे ना, तो अपने नोटबुक में आपको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में यहाँ से ये जो है ना, ये वाला, ठीक है। अरे यार, आपको ये लिखना है, ठीक है। हिंदी वाले ये लिख लेंगे, टेलर बनाम फ्यूल बनाम टेलर तुलना, और डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर, आप ये लिखोगे, ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ पर आज ये पढ़ने वाले हो मेरे साथ में, ठीक है। आज आप यहाँ पर ये पढ़ने वाले हो टेलर वर्सेस फ्यूल। डन हो गई बात। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, वैसे बहुत सिंपल है। अब देखो, आपको एग्जाम में भी पूछेगा तो इस तरीके से बेसिस बताना होगा, हर बार मैंने कहा है, ठीक है। आपको आधार बताना होगा और फिर उसके बाद अंतर बताने होंगे, क्योंकि अंतर किस बेसिस होता है ना, डिफरेंस हम लोग किस बेसिस पे बता रहे हैं। क्या ऐसा चीज है जिसके हिसाब से हम बोलते हैं कि ये अलग है और ये अलग है? कुछ तो चीजें होती है ना। तो बेसिस वही ऐसी चीज है जो बताता है कि भाई इस चीजों के वजह से इसमें अंतर आ रहा है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, दोनों के देखने का नजरिया, उसके बारे में बात करता है। दूसरा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कि ये कैसे विचारधारा के व्यक्ति थे और ये इनका सोच क्या था, ठीक है। चलिए, अब जो है तीसरा मुख्य योगदान, यानी कि इन्होंने क्या क्या मेन मेन काम किए। फिर प्रयोज्यता, इनका जो इनके जो दिए गए सिद्धांत थे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज। और पांचवा कठोरता और आदेश की एकात्मकता, ठीक है। सातवां निर्माण का आधार, कि किस आधार पे इनको बनाया गया है, और लास्ट में कि किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कितना जरूरी है और किन किन चीजों पे ये फोकस करता है, ठीक है। तो हमें 10 पॉइंटर्स टोटल पढ़ने हैं उसको लेके। आ जाओ आराम से पढ़ते हैं एक एक बार, ठीक है सबको। देखो, अब अगर आप मेरी बातों को ध्यान दोगे, ठीक है, मेरी बातों को सुनोगे, तो आपको सारी बात बहुत इजीली समझ में आएंगी। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के उसके नजर से है ना, कि टेलर के नजर से, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, ठीक है, टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को, किसको सर, फैक्ट्री में जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको ध्यान में रख के दिया था। तो ये देखो लिखा भी है, कारखाने का संचालन एवं उत्पादन, यानी कि ये बेसिकली इन्होंने कारखाना को चलाने के लिए उसके संचालन और उत्पादन कार्य के स्तर के लिए, ठीक है। तो फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटीज के लिए था, ठीक है। और फ्यूल का था, आपको याद है, फ्यूल फ्यूल ने दिया था कि भाई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम कैसे करेगा, है ना। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो उच्च स्तर है, ठीक है। उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे, और उन 14 सिद्धांतों पे था कि भाई पूरा जो 3 स्तर है, ठीक है, बेसिकली कि तीनों स्तर को कैसे चलाना है, वो टॉप लेवल कैसे क्या करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज जल्दी बताइए, ठीक है। तो वही चीज है, देखो इन्होंने उच्च स्तरीय यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्होंने ध्यान में रख के अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे कि भाई ये कैसे संस्था को चलाएगा, ठीक है। अब ये व्यक्तित्व, इनका, इनकी विचारधारा, इनकी सोच कैसी थी और इनकी सोच कैसी थी, फ्यूल और टेलर की सोच कैसी थी, यहाँ पे वो बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो, टेलर ने अपने व्यक्तित्व को एक वैज्ञानिक के रूप में विकसित किया, यानी कि एक साइंटिस्ट के रूप में अपने सोच को इन्होंने बनाया, है ना। इसलिए इन्होंने, देखो ये साइंटिस्ट थे भी, है ना, ये साइंटिस्ट ही थे ना, तो साइंटिस्ट की तरह सोच था, इसलिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, इसलिए इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध दिए, क्योंकि खुद भी साइंटिस्ट हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, इनको इनको वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, इनको सामान्य प्रबंध के, है ना, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर इनको कहा जाता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फादर इनको कहा जाता है, ठीक है। अरे यार, योल नहीं फ्योल होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक शोधकर्ता व व्यवसायी के रूप में विकसित किया, यानी कि शोधकर्ता मतलब जो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है ना, कि ये चीज कैसे हुआ, खोजबीन, सीआईडी होता है ना, खोजबीन, ये एक रिसर्चर के रूप में, और
एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में इन्होंने अपने आप अपनी विचारधारा, अपनी सोच को बनाया, ठीक है, ऐसे करके, इसीलिए इनको सामान्य प्रबंध के पिता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यानी कि आप देख सकते हो कि टेलर डेवलप्ड हिमसेल्फ एज अ साइंटिस्ट एंड बिकेम फेमस एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलिए, तो वो ये फ्योल डेवलप्ड हिमसेल्फ एज अ रिसर्चर एंड बिजनेसमैन एंड बिकेम फेमस एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। यहां तक आपको 2 पॉइंट्स क्लियर होगा, आई होप। एक बार डाउट्स देखते हैं, इसमें भी कोई ना कोई आया ही होगा। उन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए कि फैक्ट्री में क्या कैसे हो रहा है, तो इन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को देख के दिया, इसलिए बेसिकली उनके लिए ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। एक बार बताइए, ये 2 पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं? इन 2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, डन। वैसे पता है, वैसे पता है, तुम बिहार बोर्ड वालों के लिए ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज मैं लेके आने वाला हूं कल। सच बता रहा हूं, तुम्हारे बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज मैं लेके कल आ रहा हूं। अब वो सरप्राइज है, ठीक है, वो आपको कल ही पता लगेगा, आज मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको वो कल ही पता लगेगा, तो जुड़े रहना, ठीक है। अभी बता दे रहा हूं मैं, चलो। क्या कुछ भी क्वेश्चन रहा है ना, मैनेजमेंट को चलाने में ही तो मदद कर, कुछ भी क्वेश्चन कर देना है, मतलब कहाँ इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये बताओ। मैनेजमेंट में ही तो हो रहा है ना, मैनेजमेंट को चलाने में ही तो मदद कर रहा है ना। कुछ भी क्वेश्चन कर देना है मतलब। आगे बढ़ते हैं अब। आइए अब बात करता है मुख्य योगदान की, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। अब देखो, उत्पादन रेखा पर उपलब्धियों के लिए आधार, मतलब इनका था ना कि भाई प्रोडक्शन के लिए था, बेसिकली प्रोडक्शन लाइन की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, वर्कर्स, हमारे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन कर पाए। मेनली इन्होंने उसी को लेकर प्रिंसिपल दिया था। सर कैसे, आपको याद होगा, इन्होंने तकनीक दिए, 4 सिद्धांत, 4 सिद्धांत और 7 तकनीक इन्होंने दिए ना, ठीक है। 4 सिद्धांत है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि विज्ञान ना कि अंगूठा टेक नियम, फिर व्यक्तिवाद ना कि सहयोग, ये व्यक्तिवाद है ना, व्यक्तिवाद ना कि सहयोग वाला, फिर उस बहुत सारी चीजें इन्होंने 4 दिए थे। ये सब किस पे था कि भाई हमारे लोग साथ में मिलके काम करेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, दोनों एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, तभी ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता आ पाएगी, ठीक है। तो इनका जो था ना, उत्पादन रेखा पर उपलब्धियों के आधार पर बनाया गया था, ठीक है, यानी कि प्रोवाइडेड द फाउंडेशन ऑफ अचीवमेंट्स इन द प्रोडक्शन लाइन। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के नजर से, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर मैं बोलता ना कि इसको मैं सब्जेक्टिव में कराऊंगा, तो कुछ लोग हैं, ठीक है, कि फिर ये चीज नहीं कराया, इसलिए मैं बोला ले लो भाई। चलो अब आता प्रबंध के व्यवस्थित सिद्धांत। इन्होंने एक सिस्टमेटिक 14 प्रिंसिपल्स दे दिए कि लो मैनेजमेंट को आसानी से तुम इन 14 सिद्धांतों के मदद से चला सकते हो। यानी कि मैं तुमको, यहाँ पे फ्योल ने बोला कि मैं तुमको कुछ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ 14 नियम देता हूं, कुछ ऐसे 14 गाइडलाइन देता हूं जिसके मदद से तुम्हारे लिए मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, व्यवस्थित सिद्धांत प्रदान किया इन्होंने, ठीक है, तो प्रोवाइडेड सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स, बस। अब प्रयोज्यता, तो इस्तेमाल कहां कहां होता है, इन्होंने जो सिद्धांत और तकनीक दी, इसका यूज कहां होता है, ठीक है। तो देखो, टेलर के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, ये ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू बनता है, एक अकेला एमसीक्यू का पॉइंट यहां पर ये है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि यहां पर एमसीक्यू बनता है, ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसका टेलर ने जो सिद्धांत दिए थे ना, टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे, ये स्पेशल सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। देखो, टेलर प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, ठीक है, लेकिन ये अब इनका जो था यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। याद है, इसके फीचर्स में भी पढ़ा था कि इन्होंने जो 14 सिद्धांत दिए हैं, कंपनी चाहे छोटी हो, कंपनी चाहे बड़ी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, इंडिया में हो, चाइना में है, यूएसए में है, रशिया में है, कहीं भी है, इसका इस्तेमाल मैनेजमेंट का 14 सिद्धांतों का बराबर होगा, ठीक है, ये चीज। तो देखिए, इनका सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। सार्वभौमिक मतलब जो हर जगह पे है ना, हर स्थिति में। तो देखो, फ्यूल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, डन। अब इन 2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, एक बार एकेडमिक डाल सकते हो, ठीक है, करते हैं आज, है ना, सज्जन को
ठीक। मतलब परिस्थिति अगर, अब आगे का पॉइंटर्स आपको क्या था, कठोरता यानी कि रिजिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है, क्या बोल रहा है, रिजिडिटी। सबके डाउट्स का एंड में जवाब दे दूंगा, आप शांत रहिए, ठीक है, सबके डाउट्स का एंड में जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लो ना, फिर दे दूंगा जवाब, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलो, अब रिजिडिटी है ना, तो मतलब बोल रहा है कि किसके सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सकता है। मतलब होता है ना कि हमने क्या पढ़ा है कि सब फ्लेक्सिबल होते हैं जिसको हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब परिस्थिति अगर कहेगी कि इस वाली चीज को ऐसे बदल के इस्तेमाल करो तो हम कर सकते हैं। तो इन दोनों में किसके सिद्धांत ऐसे हैं जो थोड़े से कम फ्लेक्सिबल है, जिनको बदलने में मुश्किल आती है। तो ये बोल रहा है कि टेलर के सिद्धांत अपेक्षाकृत कठोर हैं, मतलब इनको तुम अपनी मर्जी से बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, कंपैरेटिवली जो है रिजिड है। ये सबसे कम, ये फ्लेक्सिबल है, देखो बोल रहा है ना कि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, मतलब इसको आप बदलती स्थिति के साथ इनके दिए गए जो सिद्धांत है, फ्योल के दिए गए जो सिद्धांत है, यानी कि फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उन वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इनके प्रिंसिपल्स को आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करके इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आता आदेश की एकात्मकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि आपको एक बॉस से ही ऑर्डर मिलेगा, यानी कि जो हर सबॉर्डिनेट है उसका एक ही सुपीरियर होगा, हर एक कर्मचारी का एक ही अधिकारी होगा। तो इसका ज्यादा पालन कौन करता है, ठीक है, तो देखो इसका ज्यादा पालन कौन करता है, तो बोल रहा है आदेश की एकात्मकता का उल्लंघन किया। अब आदेश की एकात्मकता का उल्लंघन किसने किया, तो टेलर ने किया, है ना। यहाँ पे एक श्रमिक एक साथ 8 विशेषज्ञों की देखरेख में काम करते हैं। अब इन्होंने क्या दिया था, फंक्शनल फोरमैनशिप, याद है, इन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप दिया था, जहां 8 स्पेशलिस्ट थे, उनको 2 भाग में बांट दिया गया था, 4-4 करके, फिर वो उसके नीचे कर्मचारी थे। तो इन्होंने बोला कि आदेश की एकात्मकता जैसी कुछ चीज नहीं होती है ना, मैं नहीं मानता, इनका कहना यह था, इन्होंने उसका उल्लंघन कर दिया, वायोलेट कर दिया, ठीक है। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटेड, ठीक है, बिकॉज वन वर्कर्स वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये चीज डन। अब ये जो है, अब आपको पता है कि इन्होंने ही दिया ही था, यूनिटी ऑफ कमांड तो इन्होंने दिया था, तो ये तो फॉलो करेंगे ही ना। तो देखो स्ट्रिक्टली फॉलोड, सिंपली है कि इन्होंने दिया तो अब ये तो उसका पालन करेंगे ही, सीधी बात है। अब हलवाई अपनी बनाई मिठाई अगर नहीं खा रहा तो कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब सोचो, अगर हलवाई है या कोई बर्गर वाला है, कोई अपनी बनाई चीज ही अगर नहीं खा रहा तो पक्का उसमें लोचा है ना। अब इन्होंने दिया, अगर यही पालन नहीं करेंगे तो उसमें लोचा होगा ना, तो इनको तो पालन करना जरूरी है। कैसे, है ना, तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे सीखा था। लाइक बोली ना, हलवाई अपनी बनाई मिठाई नहीं खा रहा तो कुछ तो लोचा है, ये स्टॉक मार्केट में सीखा था मैंने। अब पूछोगे कैसे, है ना, तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे सीखा था। लाइक जब हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं, स्टॉक में बोला, सॉरी, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, तो ये भी देखते हैं साथ में कि म्यूचुअल फंड के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उन्होंने अपना कितना पैसा खुद लगाया है, उन्होंने खुद अपना पैसा कितना लगा रखा है ना। तो ये चीज देखते हैं, वही बोला जाता है कि अगर हलवाई अपनी मिठाई नहीं खा रहा तो दिक्कत है, मतलब अगर वो अपना पैसा खुद अपने ही म्यूचुअल फंड में नहीं लगा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने म्यूचुअल फंड पे भरोसा नहीं है ना, ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आता है किस आधार पे बनाया गया, ठीक है। तो देखो ये आपको भी पता है, पहले लेक्चर में बताया था जब ये पढ़ा रहा था, तो टेलर ने फैक्ट्री में बहुत ध्यान से देखा, चीजों को समझा। क्या समझा कि देखो जो कर्मचारी है ना वो अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहे हैं, जो वर्कर हैं वो कुछ भी किए जा रहे हैं, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने बोला ऐसे काम नहीं बनेगा, कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से, अब क्योंकि इन्होंने, ये साइंटिस्ट हैं, है ना, और साइंस का सारा काम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे होता है, यानी कि बहुत सोच समझ के, अवलोकन पे, इन सब चीजों पे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, आर फॉर्म्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये सिद्धांत अवलोकन एवं प्रयोगों के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत, समझ में आई मेरी बात। तो क्या है भाई, देखो अब ये जो फ्यूल ने दिया था, फ्यूल ने तो जनरल गाइडलाइन दिया ना, फ्यूल ने जनरल गाइडलाइन दिया, ये तो खुद एक क्या थे, माइनिंग इंजीनियर थे, है ना, खनन अभियंता थे।
इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, इन्होंने जो देखा, जो समझा, जो जो चीजें इन्होंने अनुभव करी जहां ये काम करते थे, उस हिसाब से 14 सिद्धांत बना दिए। मतलब ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, इनको जो जो अनुभव हुआ ना अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब जब ये काम कर रहे थे तब इनको लगा नहीं यहाँ पे ये चीज होना चाहिए था, यहाँ पर इस चीज की कमी है, ठीक है, उस हिसाब से तो उन्होंने उस हिसाब से जो है 14 प्रिंसिपल्स दे दिए, ठीक है, ये चीज। देखो क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निर्मित होते हैं, ठीक है, तो फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, सिंपली। अब ये क्या है, टेलर की तकनीकें, अब ये देखो ये क्या है, संबंधित, किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, ये किससे जुड़ी हुई थी, वर्कर से, श्रमिक के, है ना, वर्कर्स, श्रमिक, कि वो बढ़िया से काम करे। तो देखो टेलर की तकनीकें व सिद्धांत जो है श्रमिकों की कार्यकुशलता से संबंधित है, यानी कि वर्कर्स के, ठीक है, तो देखो टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू वर्कर्स एफिशिएंसी, ठीक है, वर्कर्स एफिशिएंसी से। अब इनका जो था, इनका क्या, मैनेजेरियल, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये बढ़िया से काम करे। ये कर्मचारी के बारे में सोचते थे, ये पूरे मैनेजमेंट के बारे में सोचते थे, ठीक है, तो देखो इनके सिद्धांत प्रबंध की कार्यकुशलता से संबंधित है, यानी कि आर रिलेटेड टू मैनेजेरियल एफिशिएंसी, ठीक है। लास्ट, एम्फोसिस। एम्फोसिस मतलब होता है ना कि इन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, मतलब इनका ध्यान ज्यादा किस पे था, ये किस चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ठीक है, ये चीज। तो देखो टेलर चाहते थे ना कि सारा काम स्टैंडर्ड तरीके से हो, एकदम बढ़िया से हो, एकदम बेस्ट हो, समझ रहे हो, टेलर का मानना ये था कि सारा काम एकदम बेस्ट होना चाहिए, समझ रहे हो ना, सारा काम एक जैसा ही होना चाहिए, कोई काम खराब नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना था। तो ये जो है मानकीकरण पे बहुत जोर दिया, ठीक है, यानी कि गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब इनका क्या था, ये सिंपल था कि जो मैनेजमेंट है, अब देखो मेनली इनका था कि जो कर्मचारी अच्छा काम करे, है ना, इनका था कि मैनेजमेंट तीनों स्तर अच्छे से काम करने चाहिए। तो इनका था सिंपली मैनेजमेंट को लेकर कि जो मैनेजेरियल फंक्शंस है वो बढ़िया से चले, ठीक है, तो प्रबंधक के कार्य पर बहुत जोर दिया, ठीक है, ये चीज। ध्यान का केंद्र, फिर से वही बात बोल रहा है, जो अभी तक सारा पॉइंटर्स पढ़ा ना उसी को पूरा जोड़ दिया है, ठीक है, कि इनका क्या था, अब इन्होंने जो जो तकनीक दी उस पे बात है, तो कार्य के सरलीकरण, समय एवं गति अध्ययन के माध्यम से श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है, ये ऑप्शनल पॉइंट है, पढ़ोगे तो भी ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब टेलर यहाँ पे बेसिकली चाहते थे कि काम आसान तरीके से हो, जो हमारे कर्मचारी हैं यानी जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए काम आसान रहे, वो आसानी से काम को कर पाए, ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, मतलब कम समय में ज्यादा ज्यादा अच्छा काम कर पाए, ठीक है, टेलर का बेसिकली मानना ये था। फ्यूल का क्या था कि पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरी कंपनी को ढंग से चला सके कुछ गाइडलाइंस के जरिए, क्योंकि इनका गाइडलाइंस ही है ना, सामान्य क्या बोला जाता था, जो फ्यूल ने दिया था अपना प्रिंसिपल उनको जनरल गाइडलाइंस बोलते थे, यानी कि सामान्य दिशा निर्देश। तो जो उच्च स्तर है इनके दिए गए सामान्य दिशा निर्देश के बदौलत कंपनी को बढ़िया से चलाए, ठीक है, डन हो गई मेरी बात, खत्म हो गया। अब इसके बाद एमसीक्यूज है, डाउट देख लेते हैं। सर फ्यूल एंड टेलर बीएम देख को कैसे ब्लॉक है मुझे तो ये नहीं, इतने सिंपल इसके वैज्ञानिक, ठीक है। चलिए पहला बहुत सिंपल है, ये तो पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो तुम ही पढ़ के बता दोगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, ये तो क्वेश्चन हो गया है ना अपना शायद, है ना, ये हो गया है, ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हो गया है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए पूछ दिया गया है कि टेलर है, प्रबंध के पिता कौन है, क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर है, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर है। इसमें तो कोई यही नहीं है, क्वेश्चन हो चुका आई थिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन किस चीज का मूलाधार है बताइए, मानसिक क्रांति किस चीज का मूलाधार है, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, कहां से निकला है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का, कॉम्बिनेशन, संयोजन का, रैशनलाइजेशन, विवेकीकरण का, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। पोल नहीं आया तो आप एक बार रीज्वाइन कीजिए, ठीक है, एक बार रीज्वाइन करके देखिए।
तो देखो ये तो बहुत सिंपल था, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स डन बाई टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर, यानी कि टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो कौन कौन से थे? वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या क्या प्रयोग किए हैं बताइए। ऑप्शन में है मोशन स्टडी, गति अध्ययन, फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी, थकान अध्ययन एवं समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन, फटीग और टाइम स्टडी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या देना है ना, स्टडी में क्या हो गया, सिंपल है सर। सभी क्या था? मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी, है ना। गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन। गति अध्ययन में था क्या? मोशन स्टडी में क्या था कि एक कार्य को, ठीक है, एक काम को करने के लिए कितने मूवमेंट्स लगते हैं, तो अननेसेसरी मूवमेंट यानी कि जो अनावश्यक गतिविधियां थी उनको हटा देना, है ना, ठीक है, उनको हटा देना, उसमें वो होता था। फटीग स्टडी में, थकान अध्ययन में कि कर्मचारी यानी कि वर्कर्स जो है काम करते करते थक जाते हैं, तो उनको कितने देर के लिए आराम, रेस्ट देना है, उसमें वो होता था, ठीक है। और टाइम स्टडी में कि सर काम को करने के, एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, है ना, एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, ये चीज डन। मैनेजमेंट, ठीक है, या चलिए अगला क्वेश्चन। अब आ रहा है वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि पुराने समय में जो मजदूरों को, कर्मचारियों को जो मजदूरी मिलती थी, ठीक है, तो परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, तो कैसी मजदूरी दी जाती है? लो, हाई, मैक्सिमम, या इसमें से कुछ भी नहीं, बताइए। बिहार बोर्ड में हो ना, इतना एकदम उसको बोलते ना, एकदम लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन, क्या बोलते उसको, हलवा क्वेश्चन, इतना बकवास बकवास क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, तुमको एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम बहुत, मतलब बोल सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। बड़े होता बस, सही कह रहे हो आप, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल था। पुराने जमाने में जो है उनको मजदूरी लो मिलती थी, ठीक है, यानी कि जो पारिश्रमिक था, जो उनको वेजेस मिलता था वो कम ही मिलता था, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसी के मैंने देखा है, वही तो, चलिए 89% इसमें भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक अभी जस्ट पढ़ा है ये वाला, ठीक है, अभी जस्ट पढ़ाया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन ज्यादा अधिकतम होता है, कम होता है या सामान्य होता है, यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। चलिए तो सर अब साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए ही है ना। हाँ बाबू, जब सीयूटी करोगे ना तो एक एक चैप्टर नंबर जो 1 से 12 है, तुम्हारा पूरा सिलेबस ही तुमको मिलने वाला है सीयूटी में। तो अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, ठीक है, आगे। बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रॉफिट घटता है, बढ़ता है, क्या होता है बताओ। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में वृद्धि होती है, कमी होती है, या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, या फिर नॉट अफेक्टेड। प्रॉफिट साइंटिफिक मैनेजमेंट हो बाई, डन है। और अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा। चलिए, तो सर साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रॉफिट, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते ही इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। तो सिंपल है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है, डन है। बहुत बढ़िया, 97%। ये रहा कुछ अच्छा। बाई, हाँ, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स को क्या फायदा, मतलब बताओ। मुझे तो सीएफए करना अच्छी बात है,
वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, है ना, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, हानि होती है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बेनिफिट होता है, लॉस होता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बताइए। सर तो बिहार बोर्ड से होने से कॉलेज लेने, आप जितने अच्छे आएगा तो क्या ही करेगा होता था, और ये ज्यादा प्रोडक्टिव। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट से वर्कर्स को फायदा ही हुआ था क्योंकि इनका काम जल्दी होता था और ये ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो गया था, मतलब इनका काम जल्दी से हो जाता था और ये इनकी उत्पादकता भी जो है बढ़ गई थी। ठीक है, ये चीज ठीक है। चलिए डन, ठीक है, ठीक है। देखो अगला, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन को ध्यान से देना, ठीक है। देखो वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, मतलब कि जब काम करते हैं श्रमिक तो वो वैज्ञानिक प्रबंध का इस्तेमाल करके अपने कार्यकाल के घंटों में वृद्धि कर लेते हैं या कमी होती है, क्या होता है। क्यों, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो इस्तेमाल हो रहा है तो उससे काम, वर्किंग आवर्स कमेगा या बढ़ेगा। आशीष ने जवाब दिया है। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के वजह से जो है ना वर्कर्स के वर्किंग आवर में जो है कमी होती है, ठीक है, क्या होती है, डिक्रीज्ड, यानी कि कमी हो जाती है। ठीक है, डन, डन है। अब आ रहा है, ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ था क्या, चलो हुआ भी था तो भी कर लो एक बार, ठीक है। क्या, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि मैनेजमेंट को एक वे ढूंढना चाहिए काम को करने का, ठीक है, एक काम को करने का एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ रास्ता ढूंढना चाहिए, ये कहना है, ठीक है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, यानी कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है, बताइए फटाफट से, कौन सा सिद्धांत है। टाइम स्टडी, समय अध्ययन, मोशन स्टडी, गति अध्ययन, फटीग स्टडी, थकान अध्ययन, मेथड स्टडी, विधि अध्ययन। विधि अध्ययन सही जवाब हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, मेथड स्टडी, ठीक है, विधि अध्ययन सही जवाब है आपका, बोल होने दो, ठीक है। ठीक है, अगला, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट, कॉस्टिंग की बात कर रहा है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से कॉस्ट कमता है या बढ़ता है, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत, लागत में क्या होती है, कमी या वृद्धि। अब कॉस्ट क्या होता है, जो हमें काम करने में जो खर्चा आता है बेसिकली, है ना, उसी के लिए, ठीक है, जो हमें काम करने में जो खर्चा आता है उसको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर सिंपल है, क्या है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव, है ना, कि काम सही समय पर हो और सही लागत में हो, ठीक है, सही खर्च, बेसिक प्रिंसिपल है, क्या है बताइए। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कॉस्ट कमेगा या कॉस्ट बढ़ेगा। अब इस चैप्टर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, क्या है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव, है ना, कि काम सही समय पर हो और सही लागत में हो, ठीक है, सही खर्चे में हो जाए। तो सर ऑब्वियस बात है कि अगर कंपनी में काम करते वक्त कॉस्ट बढ़ेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और स्पेशली वो वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए हो रहा तब तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल वर्क क्या है बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा ध्यान से। मेंटल वर्क इसमें से क्या है, मेंटल वर्क मतलब जहां दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, बताइए, करना या इनमें से कुछ नहीं।
मेंटल वर्क यानी कि मानसिक कार्य क्या होता है बताइए? मेंटल वर्क प्रोडक्शन, उत्पादन करना, मैनेजमेंट प्रबंध करना, मार्केटिंग विपणन करना, या इनमें से कुछ नहीं। मेंटल वर्क जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। मेंटल वर्क मतलब जहां आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, है ना, घुटनों का नहीं, दिमाग का बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सही जवाब देना है इसमें। केवल संजना गलत हो गई, ठीक है, संजना गलत हो गई। और कोई हाँ, बाकी सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो सही जवाब दे रहे हो यानी कि मैनेजमेंट, क्योंकि देखो मैनेजमेंट में जो है आपको सारा कुछ देखना पड़ता है ना, कि कब क्या कैसे कहाँ होगा। 5 प्रोसेस इसी में तो होते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए मेंटल वर्क आपका मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि मानसिक कार्य आपका प्रबंध हो जाता है। डन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण, यानी कि अब देखो जब वैज्ञानिक प्रबंध बनाया गया तो उसमें कितना ज्यादा एनालिसिस किया गया, कितना सोच विचार किया गया, है ना, ये चीज है। तो 25%, 75% या फिर 50%? बताइए। चलिए, तो आपको क्या लगता है, इजी करूं? चलो तुमसे एक बार गेस करते हैं, ठीक है, 50% हटा दो और 30% हटा दो। कमेंट में एक बार जवाब दो। ज्यादा लोग का वोट 25% पे आ रहा है, ए और डी के बीच में तुम किस पे जवाब दोगे, जल्दी बताओ। ए और डी के हिसाब से तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम्हारा जवाब क्या है? ए और डी के हिसाब से तुम्हारा जवाब क्या है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही हो आप लोग, 75%, है ना, सिंपल। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसा अध्ययन है जिसका जो है जिसके बारे में नहीं अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये चीज किसमें? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता? देखो यहाँ पे ध्यान देना, नहीं बोला है, तो किसका अध्ययन नहीं किया जाता है बताइए फटाफट से। किसके बारे में स्टडी नहीं करी जाती है? फटीग स्टडी, ठीक है, ये चीज। मैनेजमेंट, मोशन स्टडी, गति अध्ययन, फटाफट से। विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट? मोशन स्टडी, गति अध्ययन, प्रॉफिट स्टडी, लाभ अध्ययन, टाइम स्टडी, समय अध्ययन, या थकान अध्ययन, फटीग स्टडी। अब इसमें से जिस जिसके बारे में पढ़ा है इसका मतलब उसके बारे में तो स्टडी किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में तो सिंपल बात है, स्टडी तो नहीं करी गई है, ठीक है। चलिए डन। सर मोशन स्टडी पढ़े, टाइम स्टडी पढ़े, फटीग स्टडी नहीं पढ़े, यानी कि प्रॉफिट स्टडी, ठीक है, बी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या लाता है? वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आता है, कैसा परिवर्तन आता है? सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंज, मानसिक परिवर्तन, मेंटल चेंज, औद्योगिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियल चेंज, बताइए। ठीक है, डन 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 डन, बहुत सही। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या था? मेंटल चेंज आता है, यानी कि मेंटल चेंज इट इंप्लाइज इन चेंज ऑफ एटीट्यूड। आपको अपने सोच में बदलाव करना होगा, यानी कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को, कर्मचारी को और प्रबंध को, दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का महत्व जो है समझना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? मेंटल चेंज, ठीक है, मानसिक परिवर्तन। डन हो गई बात? अरे 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 अरे, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? विज्ञान है, कला है? अभी ये तो आसान है, बताओ। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? विज्ञान है, कला है, क्या है? मैनेजमेंट तो दोनों ही है।
अब बहुत को साइंटिफिक देख के पता क्या लगेगा कि ये साइंस है, साइंटिफिक देख के साइंस लगेगा, लेकिन आपको पता है ना मैनेजमेंट तो दोनों ही है, आर्ट भी और साइंस भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोथ हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, ये साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्यूलेटेड, यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की गई है, बताइए। तो बहुत सिंपल है ये, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की गई है? लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सर ग्राहकों के अनुभव के द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, किसके द्वारा, बताइए। ये पता है पहले यहाँ ऑप्शन दूसरा होता था, नए वाले बुक में ऑप्शन चेंज कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तरीके से बनाया गया है। तो सर ये तो अब फ्यूल ने दिया है, और फ्यूल तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया था उन्होंने, है ना। तो बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। ठीक है, बी। आगे अब बताइए, हु फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को किसने दिया? सबसे आसान क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो सर भी एमसीक्यू में अगर सेम टाइप से पूछ देगा ना सीबीएसई, एक ही व्यक्ति थे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, है ना, FW टेलर। फ्रेडरिक पूरा नाम क्या था, पूरा नाम भी ध्यान रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में अगर सेम टाइप से पूछ देगा ना सीबीएसई के तरीके से, तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो पूरा नाम ध्यान रखना है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करवाया था पढ़ाते वक्त कि यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। तो द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, यानी कि वैसा तकनीक जो टेलर ने दिया था, विच एम्स टू इस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, ठीक है, जिसका उद्देश्य विनिर्मित भागों और उत्पादों की अदला बदली स्थापित करना है, उसको क्या कहते हैं? मेथड स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, या डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, बताइए। अब इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, इंटरचेंजेबिलिटी मतलब कि देखो मैन्युफैक्चर तो कर दिया है पार्ट, लेकिन उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी किसी कारणवश, है ना। तो क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि जैसा हमने प्रोडक्ट सोचा था वैसा बना नहीं। अब बना नहीं तो इसका मतलब क्या है? तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए बहुत सही, तो लाने ही पड़ेंगे, है ना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे एज पर सेट स्टैंडर्ड नहीं बना है, तो उसमें बदलाव तो लाने ही पड़ेंगे, है ना। मानकीकरण। ठीक, अब आ रहा बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध से, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध से कस्टमर को, उपभोक्ताओं को क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा? तो सर कंज्यूमर को भी फायदा हुआ था, क्योंकि उसके वजह से प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बनने लगे, है कि नहीं, इसीलिए तो उनको भी जो है फायदा ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो चुका है ये क्वेश्चन अपना, हालांकि बताओ थोड़ा सा अलग है। बताओ, ये बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं? यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, एब्सोल्यूट है, या बिहेवियरल है? अभी जस्ट पढ़ाई ये वाला ना। ठीक है, बताइए। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, लचीले हैं, एब्सोल्यूट यानी कि संपूर्ण, या फिर व्यवहारिक, कैसे हैं? तो सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं? यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? लचीले, है ना, फ्लेक्सिबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल मतलब आप इसको एज पर सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार बदल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में, साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज,
डैश बाई फॉर वर्कर्स, यानी कि शुरुआत में जो है वैज्ञानिक प्रबंध का, शुरू में श्रमिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया था, समर्थन किया था या विरोध किया था, मतलब फेवर में थे या फिर उसका अपोज कर रहे थे, या फिर दोनों ही, समर्थन भी किया था और वो भी किया था। ठीक है, बताइए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में फेवर, अपोज, तो यहाँ पे आपका अपोज हो जाएगा, यहाँ पे अपोज हो जाएगा, है ना, यानी कि विरोध। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने विरोध किया था बट समय के साथ वो मान गए थे कि हाँ चलो ये ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आपका अपोज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। अब टेलर ने इसमें से कौन से प्रिंसिपल नहीं दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि अंगूठा टेक नियम, फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक फोरमैनशिप, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, और मैत्री ना कि मतभेद, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रिंसिपल पूछ रहा है कि क्या प्रिंसिपल टेलर ने नहीं दिया है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल टेलर ने नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां, टेक्निक था, है ना, याद। तो सर यहाँ पे फंक्शन फोरमैनशिप टेक्निक था, है ना, याद होना चाहिए, ये जो है तकनीक था। ठीक है, ठीक है, ये तकनीक था, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक, यानी कि ये टेक्निक थे, बाकी सबके सब इसमें से प्रिंसिपल है। ठीक है, ये टेक्निक था, ये टेक्निक में आता था कि ना कि प्रिंसिपल में। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज गिवन बाय होम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था। सहयोग ना कि टकराव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। फिलिप कॉटलर, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, या फिर पीटर एफ ड्रकर। उसका पूरा नाम पीटर एफ ड्रकर था। ठीक है, वो अब देखो, सरप्राइज तो सरप्राइज होता ना, सरप्राइज उसी दिन पता लगे। डन, थाला ने दिया था, थाला कहां से देंगे, हो गया। तो सर ये जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड टेलर ने दिया था। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, डन, बहुत अच्छे। लास्ट, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल का नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का नहीं है। ठीक है, हेनरी फ्योल का सिद्धांत इसमें से नहीं है। कार्य विभाजन, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, आदेश की एकता, अरे आदेश की एकता, मानसिक क्रांति, या डिसिप्लिन। बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटल रिवोल्यूशन जो है फ्योल ने नहीं दिया था, मेंटल रिवोल्यूशन को टेलर ने बताया था। ठीक है, मानसिक क्रांति जो है टेलर के द्वारा दिया गया था। डन, चलिए खत्म हो गया। समरी में तो कुछ है नहीं, होमवर्क में रिवीजन होगा, उससे ज्यादा क्या ही दूं। ठीक है, लीडर बोर्ड एक बार ही देख लेते हैं। सबसे किंजल टॉम बना लो। ठीक है, यही नहीं दिखा, डाउट ही नहीं दिखा। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे समाप्त। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसी हिसाब से आप फीडबैक जो भी आपको क्लास के बाद में मिलता है आप उस हिसाब से दीजिएगा प्लीज।